इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसमें हम आपसे संबंधित बहुत सी चर्चा बातचीत, और इस कड़ी में जो आज हम चर्चा करेंगे, एक तो है कि संजीविक खाद कैसे बनाएं, उसका उपयोग कैसे चर्चा करेंगे। हम जो कृषि की दूसरी प्रणालियां उनके ऊपर बात करेंगे, और जो खरीफ की दलनी व तिलनी फसल है उनमें खरपतवार नियंत्रण किस तरह कर सके उन पर बातचीत। तो शुरुआत करा कार्यक्रम की जो संजीविक खाद है उसमें हम किस तरह बना सके, किन किन चीजों की जरूरत है उसके बनाने वास्ते, और उसका प्रयोग किस तरह हो सके। संजीविक खाद जो हम भी बात करेंगे तो ये प्राकृतिक तत्वों से बनी हुई दवाई है जो फसलों में सीधे हम दे सके। इसके प्रयोग तय जो फसलों में बहुत से रोग हैं उन भी मुक्ति मिलेगी। जो सामग्री इसके वास्ते लेनी पड़ेगी, और सामग्री रहेगी 100 लीटर के गल्ला, 30 किलो गाय का गोबर, 3 लीटर गोमूत्र, 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर पानी। एक बार बता दें कि 100 लीटर जो हमने संजीविक खाद बनानी है तो 100 लीटर खातिर 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर जो गोमूत्र है, 500 ग्राम जो है वो गुड़ है, और 66 लीटर जो पानी। एक ड्राम में 30 किलो गोबर और 3 लीटर गोमूत्र और 500 ग्राम गुड़ अच्छी तरह मिला देंगे, और अच्छी तरह मिलाने पीछे 66 लीटर पानी बीच में मिलाएंगे, और एक कपड़े से ढक के 10 से 12 जो है दिन तक रखेंगे। 10 से 12 दिन पाछे लकड़ी तय इसने इलावा जितों तक बात है इसके प्रयोग की, तो प्रति एकड़ जमीन में 200 लीटर की मात्रा में 2 से 3 बार प्रयोग करना है, और पानी सिंचाई पानी के गल्ला या मिट्टी के गल्ला मिलाकर प्रयोग करना है। एक बार फिर बता दिया कि प्रति एकड़ जमीन खातिर 200 लीटर की मात्रा में प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग 2 से 3 बार करना है। और जो पानी है सिंचाई जो है पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिला के इसका प्रयोग। इस तरह संजीविक खाद यानी जो एक दवाई है इसका प्रयोग हम कर सके। अब हम चर्चा करेंगे कि जो किसानों के लिए लाभदायक फसल प्रणाली है उसके बारे में। आपने पता है कि एक चक्र हमने अपनाया है गेहूं दान। उस गेहूं दान किसानों को लाभ तो कम है, लेकिन उनका लाभ ये कह लिए कि वो जितनी आय दुगनी करना चाहे उतनी होती है, या जमीन की जो शक्ति है ऊपर शक्ति है वह भी थोड़ी कम होती है। ऐसे में इस गेहूं दान की जो प्रणाली है उसमें कुछ समस्याएं हैं। एक तो इससे क्या होगा, मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनका दोनों होगा, जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी कमी हो जाएगी, विशेषकर जस्ता, लोहा, बोरेन और मैग्नीशियम की, और जो पाकता में कमी होगी। भूजल स्तर में जो है निरंतर गिरावट आएगी, रोगों में कीटों के प्रकार व प्रकोप में वृद्धि होगी, खरपतवार की समस्या में बदलाव और प्रकोप में वृद्धि होगी, उचित किस्मों के बीज की अनुपलब्धता होगी, और धान के रोपाई के समय जो है श्रमिकों को कमी होगी। तो ये कुछ एक समस्या होगी अगर हम लगातार वही गेहूं धान की फसल ही लगा रहे हैं। इसका समाधान क्या करना पड़ेगा कि मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने खातिर गेहूं के पाछे दान पहना जो हम ग्रीष्म कालीन मूंग की खेती में बढ़ावा दे सके। उससे क्या है, आपकी जो फसल है उसने जो है खाद मिल जाएगा, आपकी फसल की जो आपकी जमीन है उसने ताकत मिलेगी। दूसरा, जो मृदा और फसल है उनमें आवश्यकता अनुसार उर्वरक का संतुलित प्रयोग कर सके, मृदा और उर्वरकता उत्पादकता लंबे समय तक बनाए रख सके। उन्हें बढ़ाने खातिर जो है कार्बन खाद जैसे जैव उर्वरक आदि खाद का प्रयोग कर सके। जो संसाधन संरक्षण तकनीक है उनमें बढ़ावा दे सके। गेहूं की शून्य जुताई विधि तय बुआई और फसल अवशेषों का प्रयोग, मृदा का समतलीकरण, इन सब में अपना सके, और धान की सीधी बुआई कर सके, और खरपतवार और रोग और कीटों के प्रकोप में कम करने खातिर सम्मिलित प्रबंधन में बढ़ावा दे सके। ये सारा हमने करना है। उस पीछे जो बाजरा गेहूं प्रणाली है
जो बाजरा गेहूं अपनाने हैं, बाजरा और गेहूं जब मुख्य फसल चक्र के रूप में आवे और शुष्क जो आंध्र क्षेत्र है ये खासकर वहां अपना। इस चक्कर में एक समस्या है कि इसमें पोषक तत्वों को अधिक दोहन होगा, निरंतर जो है मिट्टी की उर्वरता में कमी आएगी, असंतुलित उर्वरक उपयोग होगा, निरंतर भूस्तर में गिरावट होगी और दोनों फसलों के जो घासलुकियों के कारण रोग कीट खरपतवार में बढ़ावा होगा। तो ये समस्या इसमें आएंगी जिस तरह दान गेहूं के चक्कर में। तो इसमें भी हम कुछ समाधान कर सकें केवल जो किसान है वो फसल विविधीकरण ले सकें, जैसे बाजरा के स्थान पर दलहनी फसलें मूंग, ग्वार, अरहर इनका प्रयोग कर सकें और गेहूं के स्थान पर कम पानी वाली जो है जो आवश्यक फसलें जैसे सरसों, तालमीरा, चना इनका प्रयोग कर सकें। बाजरा में दलहनी फसल जिस तरह ग्वार, मूंग, मूंगफली इनका प्रयोग कर सकें। जो संतुलित उर्वरक है, कार्बनिक खाद है, उनके प्रयोग में बढ़ावा दे सकें और जो समृद्ध पोषक तत्व खरपतवार हैं, रोग हैं, उनमें कीट प्रबंधन कर सके। फिर कुछ साथी कपास और गेहूं की फसल ले रहे हैं, जो साथी कपास और गेहूं की फसल ले रहे हैं तो उनमें भी कुछ एक समस्या तो है कि कपास की कटाई के पाछे गेहूं की बुआई में देरी हो जाएगी और फसल के जो अवशेष है गेहूं के खेत में तैयारी खातिर वादा डाल लेंगे और जुताई में समस्या आएगी। जो असंतुलित उर्वरक हैं उनका प्रयोग व नाइट्रोजन जो है उसकी दक्षता में कमी होगी। कीटों और रोगों में अधिक प्रकोप होने के कारण फसल की लागत में बढ़ोतरी होगी। अब देखा जाए जो कपास ज्यादा दूरी पे बोई जाए तो इस तरह जो है थोड़ा सा और समस्या हो सकती। अब इनमें हमने क्या समाधान करना है ये भी देखना है। तो इसके समाधान खातिर मैंने जो है कपास की कम अवधि वाली किस्में और गेहूं की देरी से बोई जाने किस्में इन नाम ले सकते। गेहूं की सुनिश्चिताई और हैप्पी सीडर की सहायता से समय पर व कपास के अवशेष समय बुआई की जा सके। बीटी कपास की किस्म अपना के जो कीट प्रकोप न कम कर सके, तो यहाँ हम इस तरह कर सके। फिर बात आएगी जो गन्ना और गेहूं इस चक्कर में अपनाने हैं उनकी भी समस्याएं हैं। गन्ना और गेहूं की जो समस्या है और उसकी बात करा तो जो अधिक अवधि वाली फसल है उसके कारण गेहूं और गन्ना दोनों बुआई में देरी हो जाए, तो यह समस्या है। दूसरा जो असंतुलित और अपर्याप्त पोषक तत्व हैं जिस तरह नाइट्रोजन का प्रयोग करा देंगे या फास्फोरस, पोटास इनका प्रयोग करने हैं, सल्फर का प्रयोग करने हैं या कुछ और तत्व जैसे जिंक, लोहा इनकी कमी में कमी आवे। गन्ने में नाइट्रोजन की प्रयोग क्षमता काफी कम है, इसके ऊपर जो है भी प्रभाव पड़ेगा। और जब उत्तर भारत की बात कर लिया तो फिर भाई कम तापमान ठंड के कारण गन्ने की कटाई के बाद फुटाव में कमी से गन्ने की जो पेडी फसल है उसमें प्रति इकाई पौधों की संख्या काफी कम रह जाए। और गन्ने में जो खरपतवार नियंत्रण है उसके प्रकोप जो साठी और मोथा के कारण उपज पर उल्टा प्रभाव, जो गन्ने के अवशेष है गेहूं के खेत तैयार करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, यह भी एक समस्या है। ये बात कर लिया कि जो साथी इसका समाधान, पहले समाधान की बात हम कर दें कि समाधान की रहेगी। समाधान ये है कि इस फसल प्रणाली ने जो है अगर आप ध्यान से इस्तेमाल कर लो तो ये समस्या का समाधान हो सके। एक क्या बला है, एक तो जो पोषक तत्व हैं उनमें कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोतों का जो है सही प्रयोग करो। नाइट्रोजन ने इस समय बाट का प्रयोग करो, फास्फोरस और पोटास ने पोरकर बीज के नीचे डालने में प्रयोग करो। गन्ने के अवशेषों के बीच में गेहूं के समय बुआई हैप्पी सीडर की सहायता से शून्य जुताई पर करो और गन्ने की जल्दी बुआई और गेहूं के नवंबर के पीछे होने वाली जो किस्म है उनका प्रयोग करो। खाली जगह पर पोरियां नर्सरी द्वारा पौधे लाओ। शुरू में गन्ना फसल कम बढ़वार व कतार में ज्यादा फासला होने की वजह से गन्ने के गले आप अंत फसला करना भी कर सके। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। आपकी जो समस्याएं हैं ये इन जो आपकी खेती प्रणाली है इससे आप अधिक लाभ से सकें। यानी जो स्थिति हमने बताए जो दाल गेहूं की फसल चक्कर ले रहे हैं उनमें क्या समस्या आ सके, जो बाजरा गेहूं का चक्कर ले रहे हैं उनमें क्या समस्या आ सके और जो कपास गेहूं या जो गन्ना गेहूं ले रहे हैं उनमें क्या समस्या आ सके कि उनका समाधान रहेगा, ये हमने चर्चा करी। और ये आपने बता दें कि जब आता है चर्चा की तो एक
ऐसा संपर्क सूत्र है जिसकी सहायता से आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। उसका नाम किसान कॉल सेंटर और वो है 1551 1551 जिसमें हम बोल दिए हैं। तो ये किसान कॉल सेंटर है और ये मुफ्त में निःशुल्क है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो है नहीं लगा, एकदम मुफ्त में है और आप किसी भी समय इसमें जो है इसमें संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सके। बात और भी करनी है लेकिन उससे पहला एक लागनी बहुत जरूरी। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। हाथ जोड़ के अंडे मांगे करके अर्जट तीरी ने, माँ की ममता जानी को ना उस सागर अकसीरी ने। इस दुखिया के अंडे दे दे कह दिया गस्त गंभीरी ने। दूली जाले मार के गर्जा समझा नहीं फकीरी ने। दूली जाले मार के गर्जा समझा नहीं फकीरी ने। ढाई आसमण करे ऋषि ने, ढाई आसमण करे ऋषि ने, कर सागर को पान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। लंका में लंग के सबूपन ओ हो, लंका में लंग के सबूपन मैं फंस के नाश करया, ऋषिया पे कर लेन लाग गया, मौत का डंग तलाश करया। फिर काले रूप बन आए राम जी पंचवटी में पास करया। आप मरिया और कुटुंब खपाया, सबका पर्दा पास करया। आप मरिया और कुटुंब खपाया, सबका पर्दा पास करया। विनाश काल हो विपरीत बुद्धि, विनाश काल हो विपरीत बुद्धि, बन देवता शैतान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। बड़े बड़े नरे घमंड में आके घाटा जगत में मान गए, करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए। जो धरती ने बोला करते वक्त पड़े में टूट गए, कुछ भी पारब साई को ना खून सरीके सूख गए। जो हंस की बोली बोलिया करते कागा की जू
कूक गए छन में बेदे करण आया के कति निशाने तू गए छन में बेदे करण आया के कति निशाने तू गए जब कृष्ण की लूटी गोपनी जब कृष्ण की लूटी गोपनी कित अर्जुन के बाण गए करी कराई खोगे सारी इब तक नहीं निशान गए बड़े घटा जगत में मान गए करी कराई खोगे सारी नकलियां सब बने बैठे ओ नकलियां से बने बैठे भाई दूध और पानी छाने के मन में पाप हाथ में मारा उसने ईश्वर जाने के पैसे का मोहताज लोभ में अपना गैरत छाने के दया धर्म पुण्य दान बदल बिन राले मन से ठिकाने के दया धर्म पुण्य लक्ष्मी चंद ब्राह्मण केरा लक्ष्मी चंद ब्राह्मण के हो सुन सुन बारे कान गए करी कराई खोजे सारी इब तक नहीं निशान गए नरे आके घटा जगत में मान गए करी कराई खोजे सारी इब तक नहीं निशान गए। और हम चर्चा कर लें कि जो कल का कार्यक्रम होगा उसके कई विषय रहेंगे। तो एक तो रहेगा सब्जी उत्पादन पे तापमान का प्रभाव और प्राकृतिक खेती में चर्चा करेंगे जैव विविधता के कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग महत्व इसके बारे में चर्चा करेंगे और मृदा संघनता की समस्या व समाधान इस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम कल के कार्यक्रम में करेंगे। अब चर्चा कर लें कि जो खरीफ की दलनी और तिलनी फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण किस तरह से मूंग लोबिया उड़द अरहर आपने पता है कि ये खास जो फसल है हरियाणा की मानी जाए और हरियाणा के आसपास जहाँ भी और दालों की काश्त कम उपजाऊ जमीन में भी हो जाए। उल्टा जो दालों की काश्त करेंगे उससे क्या है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़े। जिन धरती में जो है उपजाऊ क्षमता कम हो रही है उसमें इनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। तो एक तो न्यू महत्वपूर्ण नहीं है, एक मानस के खातिर बहुत जरूरी है ये। और अगर हम ध्यानता इनकी खेती करें तो बहुत सा फायदा उठाए, लेकिन नुकसान के तौर है कि जब रोटी तो आपकी लागनी आपके गात में और खासा कोई और, यही समस्या रहा फसल गला है कि जब आप ये फसल करो तो उन्हें खाद पानी दो तो लेकिन उनमें खरपतवार भी हो जाए। कौन से खरपतवार है बात कर लें, एक तो इस तरह कोंदरा, सावक, साठी, मकड़ा, मोथा, भाखड़ी, बलपोटन, तकड़ी, जंगली जूट, दुधी, चिलमिल, दूबिया, तांदड़ा, ये ऐसे खरपतवार हैं जो इनमें है। तो जतोड़ तक बात आएगी इनकी रोकथाम की तो सब तय पहला ध्यान देना पड़ेगा निरा गुड़ाई। दाल जितनी फसल है उनमें मौसम के हिसाब से 1-2 गुड़ाई तो जरूर करनी पड़ेगी। कई बार दूसरी गुड़ाई की जरूरत पड़ जाए तो बार नहीं पड़ती, क्योंकि जो पहली गुड़ाई पाछा फसल इतनी बढ़ जाए कि फसल में खरपतवार नीचे दब जाए। इस वास्ते में गई कि आमतौर पर दाल आड़ी फसलों में पहली गुड़ाई बिजाई के 3 हफ्ते पीछे कर देनी चाहिए, यानी 21 दिन पीछे कर देनी चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ जाए तो दूसरी गुड़ाई बिजाई के 6 हफ्ते पीछे लगभग 1.5 महीने पीछे माननी करनी चाहिए। और जहां तक खरपतवार नाशक की बात है, इनका बात कर लें तो हम सूतन का प्रयोग करते भी आ रहे हैं और बहुत से साथी तो ये हैं कि इनके खरपतवार नाशक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी प्रयोग करनी। कई सालों तक प्रयोग करके देखने में आया कि दलहनी फसलों में
जो खरपतवार नाशक है उन तक भी थोड़ा ये खरपतवार का रोकथाम संभव से हो जाए। तो खेत अच्छी तरह तैयार करके बिजाई तय पहला बासलीन 45 EC या टफलान 48 EC कोई सी एक लेनी है, या तो आपने बासलीन लेनी है जिसे बासालीन बोलना है, या जो है आपने टफलान। जो बासालीन है 45 EC, जो टफलान है वो 48 EC। 800 ग्राम मात्रा 250 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें। और कल्टीवेटर या जो एरो है उससे खरपतवार नाशक में मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर फिर बिजाई कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके खेत में जो दलहनी फसल है उनमें खरपतवार नहीं होगी। या फिर एक काम और कर सकें कि बिजाई के 48 घंटे के भीतर स्टॉम्प 30 EC जिसे मेडिमेथलियन क्या है वो तो लेना 100 लीटर और 250 लीटर पानी में मिलाकर उसके छिड़काव। इस तरह जो दलहनी फसल है उनमें खरपतवार नियंत्रण हो जाए। जो खरपतवार नाशक का प्रयोग शुरू में ही जो करते हैं तो जो ये खरपतवार की जमावना रोक। जब फिर भी जरूरत पड़ जाए भाई तो मिलने के पीछा उसे जो है गुड़ाई कर दो। जो तिलनी फसलों की बात करें, ये तो दलहनी फसल की जो तिलनी फसल है जैसे मूंग है, तिल है, हरियाणा की अच्छी फसल माननी गई है। वहां पर मूंगफली, मूंगफली और तिल इनकी बात करें जिनकी मांग भी बहुत है और जाटने में तो बहुत और बढ़ जाए। तो इन फसलों में मकड़ा, मथाना, चिड़िया घास, डिल्ला, सावक, करिंदा, तकड़ी घास, चिलमिल, पलपोटन, भाखड़ी, चिब्बड़, सांठी ये ऐसी जो खरपतवार जो है। तो इनकी रोकथाम खतरे पहले जरूरी है कि जो निराई गुड़ाई कर दो। और इन फसलों की मैंने 2 बार निराई गुड़ाई करनी कम। पहली गुड़ाई तो बिजाई के 3 हफ्ते बाद और दूसरी आपने जो है वो 6 हफ्ते पीछे करनी। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। जब आप खरपतवार में निराई गुड़ाई ढंग तक कर दोगे तो फिर आपने समस्या नहीं आनी। लेकिन मूंगफली में बिजाई के 6 हफ्ते पीछे निराई गुड़ाई न करो, इस पर ध्यान रखियो, क्योंकि बिजाई के 40-45 दिन पीछे सुइयां बनकर जमीन में अंदर जान लग जाएंगी। इस अवस्था में गुड़ाई करेंगे तो सुइयां कट के पैदावार में कमी हो जाएगी। बिजाई के 6 हफ्ते पीछे जो घास ज्यादा हो तो खरपतवार में आज तक काट दें। एक बार फिर कहते भाई गलती कर दें कि मूंगफली में आपने 6 हफ्ते पीछे निराई गुड़ाई नहीं करनी। कीटनाशक का प्रयोग की हम बात करें तो बिजाई तय पहला खेत की तैयारी के समय टफलान 48 EC या बासालीन 800 ग्राम वही जो पीछे हमने बात की थी बिजाई के 2-3 दिन के भीतर या फिर स्टॉम्प पेडिमेथलिन 30 EC 1.5 लीटर लेके आए। उसमें मैंने जो दलहनी फसल थी 100 लीटर दी थी, तिलनी में 1.5 लीटर की बात कर रहे हैं। 300 लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकें, जिससे आपके सांठी, सावक, कोंदरा जो बाकी सारी घास है खरपतवार है उनका 60-70% तो जो है वैसे ही नियंत्रण हो जाए। तो इस तरह से आप इन फसलों में खरपतवार नियंत्रण करके बढ़िया फसल ले सके, ताकि बढ़िया फसल होगी, बढ़िया कीमत मिलेगी और बढ़िया किसान को सहारा रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का तो चला बोलना। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी कल आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनवाने की राम राम।